चलिए, हाँ जी, क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक? दादा भाई नौरोजी की पुस्तकें पढ़ ली थी, है ना? लास्ट उदारवादी चरण पढ़ लिया था, है ना? उदारवादी चरण में किताबें चल रही थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ बता दिया था क्या? आ, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना बताई होगी, दो किताबें उनकी लिखवाई होगी, और बस यही बताया था, और कुछ भी नहीं बताया? बस यहीं से देखना था। ठीक है, चलो बंद करो कॉपी। ये तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो देख लें आप। व्हाट्सअप चैनल आपको ज्वाइन करना है ये क्यूआर कोड स्कैन करके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ये क्यूआर कोड स्कैन करके। और कुछ ही नहीं करो तो बाहर फोन पे का क्यूआर कोड स्कैन कर लो। ठीक है, चलो आगे चलिए। हाँ जी। आज आपका पहला क्लास है, क्यों? हाँ हाँ, तो फिर यहाँ तो कुछ क्लास चलते हुए अपने को 3 दिन हो गए ना। अच्छा, चलो चलें आगे। हम पढ़ रहे थे कौन सा चरण? कौन सा चरण पढ़ रहे थे अपन? उदारवादी चरण पढ़ रहे थे, है ना? और उदारवादी चरण का समय क्या है? 1905। 1885 से 1905। पूरी बात सुन लेना पहले, है ना? बंद कर देनी है कॉपियां वगैरह, नहीं खोलना है कॉपी वगैरह। चलो आगे चलिए। कांग्रेस के अधिवेशन वाला चैप्टर अपना पूरा हो चुका है, तो आशा करता हूँ। एक तो निकली छुट्टी संडे की, फिर बीच में निकला एक दिन जब मैं नहीं आया, क्लास अपनी हुई नहीं, तो 2 दिन तुम्हारे मजे आ गए, है कि नहीं? तुमको किसी ने प्रश्न पूछे नहीं, तो 2 दिन तुमने घर जाके पढ़ा होगा खूब सारा, और सारा तुमको याद हो गया होगा, है ना? तो मैं अब तुमको प्रश्न पूछूंगा तो तुम बता दोगे मुझे, सही बात है? देखो आवाज नहीं आई ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कभी प्रश्न पूछो और हमारे पास आ जाए उत्तर। चलो तरुण यार, पीछे बहुत चले गए। अच्छा, या पीछे बैठने के अपने फायदे हैं? फिर ठीक है, चलिए चलिए। तो कांग्रेस के अधिवेशनों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बताइए मुझे, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव रखे गए? किसानों के बारे में कितने प्रस्ताव थे? एक भी नहीं। प्रस्ताव कितने थे? 9। ठीक है। पहली महिला ग्रेजुएट जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण दिया, कादम्बिनी गांगुली। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष क्या है? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अच्छा, अब तक कुल कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की? कितनी? 3। कौन 3? कौन? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेल्ली सेन गुप्ता। अच्छा अच्छा, फिर बताओ मुझे, ये सूरत का विभाजन जो हुआ है नरम दल और गरम दल में 1907 का, उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था? रास बिहारी बोस। गोस, ध्यान रखना, ठीक है? बोस तो क्रांतिकारी हैं। चलो फिर मुझे बताओ, इसके बाद आप मुझे बताएं, तिलक साहब को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? मांडले जेल, है ना? कितने साल की सजा हुई?
वहां कौन सी किताब लिखी है? रामचरित्र, राम राज्य, गीता रहस्य, क्या पता क्या क्या याद आ रहे हैं तुमको। ठीक राज, गरुड़ पुराण नहीं बोला, गीता रहस्य बताया था या लिखवाया नहीं था? तो यार अच्छा लिखवाया बोला होगा है ना। हाँ, और हमको तो लिखी हुई चीजें याद नहीं, जो बोली हुई तो सवाल ही पता नहीं होता है कि नहीं। मांडले याद रह गया जो ही बड़ी बात है। चलो फिर बताओ मुझे, इसके बाद इसके आगे की बात करते हैं अपन। बताइए मुझे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दिया गया? 39 या 38? सोच लो। है 1938 का कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन। अच्छा, योजना समिति का अध्यक्ष किसको बनाया? जवाहरलाल। अच्छा, सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन बने? नहीं, सर्वाधिक बार तो मदन मोहन मालवीय बने। कितनी बार? अच्छा, 2 बार वो जेल में थे। तब 1932 में अमृत रणछोड़ दास गट्टानी, और 1933 में नल्ली सेन गुप्ता। अध्यक्षता के बारे में बता दिया था। अच्छा, फिर मुझे बताओ इसके बाद किसने कहा है कि कांग्रेस जो है वो याचना संस्था, भिखारियों की संस्था है? विपिन चंद्रपाल। याद रख लेना, बढ़िया लाइन है। कांग्रेस भिखारियों की संस्था है, यह कौन कहता है? विपिन चंद्रपाल। इसमें मेरे कोई अपने स्वार्थ नहीं है, मैं वही कह रहा हूं जो विपिन चंद्रपाल ने कहा है। ठीक बात है, बाकी देख लेना तुम, बाकी की और बातें तुम पढ़ लेना। ये एक काम की थी जो मैं भूल गया। ठीक है, अब सुनो आगे। इसके बाद जो चरण आता है अगला, वो कौन सा चरण है? उदारवादी। उदारवादी चरण में मैंने कहा लोग बहुत बोले हुआ करते थे, अंग्रेजों को पैर वैर पकड़ लिया करते थे, पैरों में गिर जाते थे, लौट जाते थे और आजादी की मांग करते थे। इनमें बहुत सारे नेताओं के नाम हमने देख लिए। प्रारंभिक चरण में जितने भी नेता हैं सारे उदारवादी हैं। फिर हमने यहां पर कुछ काम की बातें देखी दादा भाई नौरोजी के बारे में, है ना। और मैंने आपको बताया था मोटे मोटे तौर पर उदारवादियों की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो 3 मोटी मोटी बातें हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। एक तो सबसे पहली बार आपको ध्यान रखना है, क्या? प्रथम लोक सेवा आयोग। मैंने उस दिन भी बताया होगा, प्रथम लोक सेवा आयोग। एक तो इसमें बहुत बड़ा श्रेय है उदारवादियों का। एक आपको ध्यान रखना है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। क्या याद रखना है? भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, 1892 का। और एक है वेलबाई आयोग। कौन सा आयोग? वेलबाई आयोग। याद रख लेना, वेलबाई कमीशन कह दो चाहे वेलबाई आयोग कह दो, वेलबाई आयोग याद रखिएगा, है ना। तो 3 बातें हैं, पहला लोक सेवा आयोग, भारत परिषद अधिनियम और वेलबाई आयोग। 3 मोटे मोटे तौर पर बातें हैं जो हमारे काम की है। अगर पहले लोक सेवा आयोग की बात करें तो पहला लोक सेवा आयोग है 1886 का, भारत परिषद अधिनियम है 1892 का और वेलबाई आयोग है 1896 का। मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में तो केवल डेट वगैरह पूछ लिया जाता है या कुछ और एक आध छोटी मोटी बातें जो है वो पूछ ली जाती है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। हाँ, हमको इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करना है, ठीक है। तो उदारवादियों के बारे में ध्यान रखना कि पहला जो चरण है जो 20 सालों का दौर था जिसमें हमने अंग्रेजों के पैर पकड़कर आजादी की मांग की, उसमें हमने केवल 3 ही सफलताएं प्राप्त की। पहला तो हम एक तो बार बार नारे लगा रहे थे, हड़तालें कर रहे थे कि भाई हमारे भी परीक्षा का आयोजन करवाओ भारत में, आईसीएस की परीक्षा। तो उसके लिए हमने पहला लोक सेवा आयोग बनाया। एक हम बात कर रहे थे कि यार अंग्रेज तुम कर लेते हो सारे काम, हमको भी कहीं कोई अधिकार दो। तो इस अधिनियम में भारतीयों को कुछ अधिकार दे दिया गया और खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था भारत के ऊपर, तो उसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया वेलबाई की अध्यक्षता में, तो वेलबाई आयोग। बस मोटे मोटे 3 पर, ये 3 ऐसी बातें हैं जिनमें उदारवादियों का अपना योगदान है कि इनकी उपलब्धियां हैं कि इस वजह से ये काम हुए। कोई भाई भारत में बहुत ज्यादा खर्चा था, उदारवादी मांग कर रहे थे अंग्रेजों से कि यार तुम जो काम कर रहे हो वास्तव में सही है, तो एक आयोग बिठा दो, जांच कर लेगा आयोग, बता देगा कितना दूध और कितना पानी है, जो पता चल जाएगा। तो ये मोटे मोटे तौर पर 3 बड़ी बातें हैं जो उदारवादी चरण के बारे में आपको ध्यान रखनी है। मैंने लास्ट डे भी आपको समझाया था जब अपनी पिछली क्लास हुई थी, कब हुई? शनिवार को। हाँ, मैंने तब भी समझाया था, ठीक है, याद रख लेना, काम की बात यही है। चलें आगे,
चलिए अब खोलिए कॉपी एक बार। ठीक है, चलिए कॉपी दीजिए मैडम, कॉपी दे दो। अच्छा, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में बताया था क्या? लंदन, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बता दिया था ये। अच्छा, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके पीछे चाहो तो इसका वर्ष लिख देना 1901। कभी कभी पूछ भी लेते हैं, ये 1901 में लिखी गई ये किताब है। लास्ट वाली जो किताब है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके पीछे उसका वर्ष लिख लो 1891, माफ करो 1901 1901 1901 1901 है ना, याद रखना, लिख लिया 1901। चलो अब सुनो, तो मोटे मोटे तौर पर ये कितनी बातें हमको ध्यान रखनी है? 3। अब एक बार अपन यहां से बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम लोक सेवा आयोग है ना, लेकिन उसके ऊपर चलने से पहले 2 या 3 बातें करेंगे अपन। मैंने जब आपको सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी और एक बहुत बढ़िया टॉपिक अपन ने पढ़ा, कांग्रेस की स्थापना से पहले, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व गठित राजनीतिक संगठन। याद है या नहीं है? अरे याद है कि भूल गए? आधे तो पेज पलट रहे, पूछ लेगा मास्टर भी है। याद है? टोटल कितने थे? बंगाल में, मद्रास में, बंबई में, कलकत्ता में? है ही नहीं कलकत्ता तो, है ना, कलकत्ता थोड़ी है, बंगाल में ही आता है कलकत्ता, है ना। थैंक यू। चलो अब बताओ इधर आगे सुनो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इन राजनीतिक संगठन में एक संगठन था जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। नाम याद है? कौन सा एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इसके संस्थापक कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ 36 का है, 1876 होना चाहिए, 1876 होना चाहिए ना। 36 में तो बंग भाषा प्रकाशक सभा सबसे पहली। हाँ ठीक है, चलो अब दिक्कत है तो यहां लिख ही देते हैं ना, काहे इतना तनाव लेते हो। चलो अब देखो इधर, अध्यक्ष कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूरी बात सुनना पहले। ये मामला जब चल रहा था, हमने क्या किया? हमने एक अलग संगठन बनाया, और वो संगठन कौन सा था? कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 85। ठीक बात। कांग्रेस में जितने भी छोटे छोटे दल थे सारे शामिल हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। और मैंने आपको लिखवाया है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कौन शामिल नहीं होता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। एक्चुअली इस दौरान जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये इंडियन एसोसिएशन बनाया ही इस वजह से था क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का आईसीएस में जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। किस में सिलेक्शन नहीं हुआ? इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली 2 बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती थी भारतीय लोगों के साथ अगर आप आईसीएस की नौकरी में जाना चाहते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि आईसीएस की जो परीक्षा हुआ करती थी, एक तो ये परीक्षा बेटे लंदन में लेते थे। कहां लेते थे? लंदन में। दूसरी बात, ये परीक्षा जो होती थी, इस परीक्षा में न्यूनतम उम्र कितनी है? अधिकतम उम्र, माफ करें, न्यूनतम नहीं, अधिकतम उम्र कितनी है? 19 साल। हमारे साथ ये 2 बहुत बड़ी समस्या थी। एक तो 19 साल का बालक, उम्र हाईएस्ट 19 साल ही है। 19 साल की उम्र में लंदन जाना, लंदन जाकर परीक्षा देनी, परीक्षा देकर वहां से पास होना, फिर उसके बाद आईसीएस बनना। आधे से ज्यादा तो इसे में ओवरेज हो जाए, और हम तो भारतीय ठहरे और अलग से। 19 साल की उम्र में हमको घर से बाहर घर वाले नहीं जाने दे रात को। लंदन तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? तुम में से आधे से ज्यादा को तो 19 साल के आज भी घर पे पूछ के ही जाना होता है।
सोचो आज के कितने साल पहले, मैं तो 100 से भी ज्यादा साल पहले की बात कर रहा हूं। लंदन जाना है 19 साल की उम्र में, क्या करने की परीक्षा देने, है कि नहीं। ये देखो हमारे तो आज बीएसटीसी की परीक्षा भी घर वाले दिलाने ले जाते हैं। हाँ, और बहुत सारे तो लड़कियों के आरएस प्री की पास हो तो घर वाले 2 दिन पहले जाते हैं साथ में। कहाँ है, कैसा है, आस पास कैसी जगह है, हम चलेंगे साथ, गाड़ी और करके ले जाते हैं। तो सोचो उस समय तो लोग कैसे जाते होंगे, नहीं जाते होंगे, है ना। तो ये 2 बहुत बड़े कारण थे। मैं तो कह रहा हूं और बड़ी बात की जाए ना तो 19 साल के उम्र के लड़के को शहर में तो घर वाले मार्केट से दूध या दही लाने के लिए भी नहीं भेजे, और बोलो बाकी तो और दूर की बात है। गांव में तो एकदम 12 पार्टी पास, पैर नहीं पहुंच रहे नीचे तो मोटरसाइकिल चला लेता है। हाँ, इस तरफ झुका के पैर खड़ी करके रोक लेता है गाड़ी, इस तरफ झुका के रोक लेता है, अपना हिसाब से मामला सेट कर लेता है कि नहीं। अरे और मैं तो कहूं गांव में तो 19 साल के ऐसे चिंगे हो गए 2-4। हाँ, 19 साल के जो बाल विवाह और हो जाए उनका तो। अरे शहर में तो 19 साल के तो बालक को घर से बाहर नहीं भेजे, है कि नहीं। अब 19 साल के उम्र में आपको आईसीएस की परीक्षा देनी, और वो परीक्षा देने के लिए कहां जाना, तो बहुत भारी समस्या थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी लगातार धरने पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि यार ये मामला खत्म करो, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस चोट के मारे थे कि वो आईसीएस की परीक्षा पास नहीं कर पाए। और जिसके दिल में दुख होता है ना, वो व्यक्ति दूसरे की पीड़ा बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेता है या नहीं। सही बात है या नहीं। हाँ, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं, हमेशा आप लोगों को कहता हूं, आप कभी भी नोटिस करिएगा एक बात, हमेशा बहुत बढ़िया मित्रता चाय की दुकानों पर, शराब के या महखानों पर, वहीं पर क्यों होती है, क्योंकि वहां पर लोगों के दुख एक जैसे होते हैं, दर्द एक जैसे होते हैं, तो मित्रता भी जल्दी होती है या नहीं। हाँ, बाकी आप देखो मित्रता कहीं नहीं होती है। आप विश्वास नहीं हो, आप पिज्जा खाने जाओ, कहीं पर भी लापिनोस जाओ, डोमिनोस जाओ, मर्जी आए जहां जाओ, वहां पर कोई मित्रता नहीं। खाया पिया, हाथ पहुंचा, डस्टबिन में फेंका, रवाना, कोई किसी से मतलब नहीं। अपने राम जी चाय पीते हैं, बैठते हैं अपन पैर पे पैर रखकर, और देखते हैं कि ये भाई रोज मिलता है तो कहते थे वाले इधर बात कर लेते हैं, प्रेम से 2-4-5 दिन बातें होती है, फिर एक दिन वो चाय पिला रहा है, एक दिन हम पिला रहे हैं, मित्रता हो जाती है कि नहीं। और किसी को तो सुट्टा मारने की और हो तो क्या नहीं क्या बात है कि नहीं, फिर तो मित्रता अपने आप ही हो जाती है। फिर तो वो कहते दूर क्यों बैठे, तनिक पास आइए, है या नहीं। हाँ, और सेम यही वाली स्थिति है वहां पर भी है या नहीं। हाँ, तो ऐसी जगहों पर मित्रता जल्दी क्यों होती है, क्योंकि वहां पर लोगों के दुख एक जैसे होते हैं, दर्द एक जैसे होते हैं, इसलिए मित्रता होती है। और इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण और देता हूं। आपकी कक्षा में भी आपका जो घनिष्ठ मित्र है या आप जिसके पास बैठे हैं, आप दोनों की मित्रता भी इस वजह से क्योंकि दोनों के लक्षण एक जैसे हैं, है या नहीं। हाँ, दोनों के गुण एक जैसे, इसलिए मित्रता है। अगर दोनों के गुण एक जैसे नहीं होते तो मित्रता नहीं होती। होती क्या नहीं। हमेशा ध्यान रखना, काले को कालिया ढूंढ लेता है, मतलब समान प्रभाव के व्यक्ति को समान प्रभाव का व्यक्ति ढूंढ लेता है। सही बात है कि नहीं। तो ध्यान रखना। इस दुख के मारे कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लगा यार ये मामला बहुत गड़बड़ है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस वालों को भी लगा कि यार ये तो बहुत गलत बात है, तो इन्होंने अंग्रेजों से मांग की कि आप हमारे लिए एक काम करिए, हमारे लिए आप क्या करिए, एक आयोग बनाइए। कौन सा आयोग बनाइए, लोक सेवा आयोग बनाइए। और ये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1886 में, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में नहीं आए, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस बात पर अड़े थे, तुम लोक सेवा आयोग बनाओ, कुछ काम करो, तो ही मैं तुम्हारे साथ शामिल हूं, बाकी मैं तो नहीं होऊंगा। तो 1886 में हमने एक आयोग बनवा दिया, कौन सा, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के सामने 2 चुनौतियां थी। एक तो परीक्षा कहां हो रही है, इसको कहां आयोजित करवाना, भारत में। लेकिन लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई साहब परीक्षा तो कहां होगी, लंदन में। तुम कहो तो उम्र में थोड़ी और रियायत दे दें तुमको, परीक्षा तो लंदन ही होगी। उम्र को बढ़ा करके कितना कर दिया, 23 वर्ष कर दिया। मैंने कहा ठीक है यार, 19 साल तुम्हारे घर जैसी बात है, 19 साल में तुम अगर नहीं जाते हो बाहर, 23 साल तक तो आओगे। तो आईसीएस की परीक्षा पास करने की अधिकतम उम्र कितनी कर दी, 23 साल। पहले कितनी थी,
परीक्षा पहले भी लंदन में और अभी भी लंदन में ही। एक इन्होंने नई सर्विस स्टार्ट कर दी, एक नई सेवा स्टार्ट कर दी प्रांतों के लिए। इंपीरियल, यहां लिख देता हूं, इंपीरियल प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट सर्विसेज, सबऑर्डिनेट सर्विसेज, ये सर्विस प्रांतों के लिए स्टार्ट की और किसके तहत की गई? तो इस लोक सेवा आयोग के द्वारा की गई। ये 3 काम किए किसके प्रयासों से? उदारवादियों के प्रयासों से। और इनके द्वारा इन्होंने और कोई नियाल का काम नहीं किया, उदारवादियों ने यही इस काम किया है। तो ध्यान रख लीजिएगा, सबसे पहली बात, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसके तहत परीक्षा जो है वो कहां पर आयोजित की जाएगी? लंदन। परीक्षा की जो अधिकतम उम्र थी उसको 19 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 23 कर दिया। और एक नई सेवा लागू की गई जो प्रांतों में, जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक परीक्षा कैसी है और एक परीक्षा कैसी है? डिफरेंस है दोनों में, है या नहीं है? ये एक्चुअली सेंट्रल का है, ये स्टेट का है, दोनों हैं सिविल सर्वेंट, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। ये प्रोविंशियल है क्योंकि ये प्रांतों में ही है, प्रांतों में भी पर्टिकुलर राजस्थान के बारे में ही है, जैसे राजस्थान की है, ये पूरे भारत में कहीं पर भी हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक ऐसे ही इन्होंने एक नई सर्विस स्टार्ट की और वो कौन सी थी? तो इंपीरियल प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टार्ट की। और ये तीनों काम किसके द्वारा किए गए? लोक सेवा आयोग के द्वारा किए गए। इस लोक सेवा आयोग का जब गठन किया गया तब इसका एक अध्यक्ष बनाया गया जिसका नाम था क्या? एचिसन। क्या था? एचिसन। इसलिए बहुत सारी जगह इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है कि लोक सेवा आयोग जो बनाया गया उसमें पहले व्यक्ति कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? तो याद रख लीजिएगा कौन थे? एचिसन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये उदारवादियों का, जो अपन ने उदारवादी चरण में उपलब्धियां देखी, उसमें पहली उपलब्धि थी कि इन्होंने भारत के लिए क्या बनवाया? लोक सेवा आयोग बनवाया। क्योंकि लोक सेवा आयोग बनेगा तो भारत के लिए जो सिविल सर्वेंट है उनके लिए क्या करवाएगा? परीक्षा करवाएगा। जब इसे बनाया गया तो इसने 3 सुझाव दिए। परीक्षा कहां होगी? अधिकतम उम्र कितनी होगी? और एक नई सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टार्ट की जो इंपीरियल प्रोविंशियल के नाम से थी, इंपीरियल प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट सर्विसेज। ये 3 मोटी मोटी बातें हैं किसके बारे में? लोक सेवा आयोग के बारे में। क्लियर है? कब का है ये गठन? 1886। इसके किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? कितने सुझाव हैं? 3। परीक्षा कहां होगी? अधिकतम उम्र कितनी है? पहले कितनी थी? 19। और एक नई सेवा लागू की, क्या नाम है? इंपीरियल प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट सर्विसेज। ये 3 मोटी मोटी बातें हैं किसके बारे में? इस लोक सेवा आयोग के बारे में। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है और यही बात अपने को इसके बारे में पढ़नी है। क्लियर है ना? लिखिए सबसे पहले हेडिंग क्या डाला, पहले तो मुझे ये बताइए आप। ना अभी क्या लिखा? कुछ नहीं, लिखो उदारवादियों की उपलब्धियां। उदारवादियों की उपलब्धियां। उदारवादियों की उपलब्धियां। उदारवादियों की उपलब्धियां। ठीक है, लिखिए सबसे पहले प्रथम लोक सेवा आयोग। प्रथम लोक सेवा आयोग, फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रथम लोक सेवा आयोग, फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रथम लोक सेवा आयोग। ठीक है, नीचे लिखिए गठन। नीचे लिखिए गठन कब किया गया? 1886 में। 1886 में। फिर लिखिए नीचे 1886 के बाद अध्यक्ष लिखिए एचिसन। याद रखना, ए किसन मत लिख देना, एचिसन है। हाँ, पता चले तुम लिख दो ए किसन। एचिसन, एचिसन है ना। फिर नीचे लिखिए प्रमुख सुझाव। इसने क्या क्या सुझाव दिए वो ध्यान रखने हमको। प्रमुख सुझाव, प्रमुख सुझाव। ठीक है, सबसे पहले लिखिए परीक्षा का आयोजन
लंदन में किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन लंदन में किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन लंदन में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? लंदन में। फिर लिखिए, परीक्षा की अधिकतम उम्र 23 वर्ष की गई। परीक्षा की अधिकतम उम्र 23 वर्ष की गई। पहले लिखवाया था, पहले बताया था। अच्छा, परीक्षा की अधिकतम उम्र 23 वर्ष की गई। 23 वर्ष की गई। परीक्षा की उम्र कितनी की गई? 23 वर्ष की गई। ठीक है। फिर एक लास्ट लिखिएगा, और इंपीरियल इंपीरियल प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट सर्विसेज। इंपीरियल प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट सर्विसेज को प्रारंभ किया गया। इंपीरियल प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट सर्विसेज को क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। अब इसका मतलब है, चाहे उदारवादियों ने अंग्रेजों के पैर पकड़े हो और चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी अपने लिए तो बढ़िया काम करवाया। तो उदारवादियों की ये कुछ उपलब्धि है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक बात है, याद रख लेना। चलें आगे। तो उदारवादियों में आपको क्या ध्यान रखना है? उदारवादी चरण में इनकी जो पहली उपलब्धि थी, वो पहली उपलब्धि क्या थी कि इनके द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन करवाया गया। कब करवाया गया? 1886 में। अध्यक्ष कौन बने? एचिसन। कितने सुझाव हैं? 3। सबसे पहली बात, परीक्षा का आयोजन कहां होगा? लंदन में। अधिकतम उम्र कितनी होगी? 23 वर्ष। और एक नई सेवा लागू की, कौन सी? इंपीरियल प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट सर्विसेज। ठीक है, याद रह जाएगी ये वाली बात, तो याद रख लीजिएगा। तीनों बातें किसके बारे में है? लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है। फिर मैंने आपको दूसरे नंबर पर क्या बताया? हमको क्या ध्यान रखना है? भारत परिषद अधिनियम। एक्चुअली भारत परिषद अधिनियम में एक बात आपको ध्यान रखनी है जो हमारे काम की है, देख लीजिए। चलिए, अच्छा सुनिए, हम अंग्रेजों के गुलाम, है ना? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही बेसिक है। हम अंग्रेजों के गुलाम कब से बने? कौन बताएगा मुझे? सोम, हम अंग्रेजों के गुलाम कब से बने? क्या कह रहे हैं? अंग्रेजों के गुलाम 1600 से थे। फिर तो 350 साल गुलाम रहे होंगे। है? जोर से बोलो, क्या बोल रहे हैं ये? कौन आई? 200 साल गुलाम रहे। 190। अजी उनसे तो सुन लूं कुछ, घड़ी दो घड़ी कुछ दिल की बात कर लूं उनसे। हाँ, हम कितने साल गुलाम रहे? 190, 200 साल। ये गुलामी का दौर कब से स्टार्ट हुआ? दीपशिखा, कॉपी में ध्यान है? उधर क्या लिख रहे हैं? फिर उधर नीचे देखकर, हम कितने साल गुलाम रहे? 200 ईयर्स रहे। 200 साल नहीं, हाँ 190। अच्छा, ये 190 कहां से स्टार्ट होता है? पड़ोसी जो आपकी सहायता कर रहा है, अगली बार उसी का नंबर है। हाँ, कौन बताएगा इधर आगे? अरे वाह, क्या बात है। वो पीछे पीछे खंबे वाले भाई साहब। हाँ है 1857, 1757। बहुत बढ़िया, बैठिए। 1750 कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध। पूरी बात समझना। यहां से हम अंग्रेजों के क्या बनना स्टार्ट हो गए थे? गुलाम। 1757 से अंग्रेजों ने हमको कूटना स्टार्ट कर दिया। 1700, बढ़िया। 1757 हम अंग्रेजों के गुलाम रहे।
अंग्रेजों ने 1757 के बाद से हमारे लिए कानून बनाना स्टार्ट कर दिया। हमारे लिए क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे लिए कानून जो है वो कानून कौन बनाते थे? अंग्रेज बनाते थे। इसका मतलब ये कानून जो बनते थे, ये कानून किसके लिए बनते थे? भारत के लिए। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लीजिए ये कानून जो बन रहे हैं, कानून किसके लिए बन रहे हैं? भारत के लिए बन रहे हैं। लेकिन ये कानून बनते कहां थे? तो ये ब्रिटेन में बनते थे। समझना पूरी बात। भारत में कानून बनाना है, मतलब भारत के लोगों के लिए कानून लागू करना है ना? समझना, भारतीय लोगों के लिए कानून लागू करना है। लेकिन भारत के लोगों को तो ये ढीठ समझते थे, मंदबुद्धि समझते थे। भारत में कोई इतना ज्यादा संगठन बड़े बड़े थे नहीं कि जो भारत में काम कर सके। तो ये क्या करते थे? भारत के लिए कानून ब्रिटेन से बनाकर लाते थे और ब्रिटेन से बनाकर भारत में लागू कर देते थे। ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण देखने को मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंग्रेजों के द्वारा हमारे लिए बनाया गया पहला जो कानून था वो कहलाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का कौन सा एक्ट? नाम सुना रेगुलेटिंग एक्ट का? 1773 अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया पहला कानून था। जो कानून बनता कहां था? ब्रिटेन में। लागू कहां होता है? भारत में। ऐसा ही एक कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है ना, ऐसा ही एक कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। हमको तो ये पढ़ना है ना, हमारे तो काम का ये तो मैंने आपको लिंक करने के लिए समझाया। ठीक ऐसा ही एक अधिनियम है जो 1892 में बनाया गया। कहां से बनकर आएगा? ब्रिटेन से बनकर आएगा। ब्रिटेन से जब ये बनकर आया, भारत में लागू हुआ, तो इससे पहले के यहां से लेकर यहां तक जो 100 सालों का दौर है, इन 100 सालों में कोई भी काम होता तो अंग्रेज बिल बनाते, भारत पर लागू कर देते। भारतीयों को बोलने का, बीच में रोका टोकी का कोई अधिकार नहीं था। इस अधिनियम में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय लोगों को क्या अधिकार दिया गया? प्रश्न पूछने का क्या मिला? अधिकार मिला। हम तो इसी में राजी हो गए। हमने कहा कम से कम प्रश्न पूछने का तो अधिकार दिया है, इसी बहाने बात तो आगे बढ़ेगी, है या नहीं? बाकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब एक तरफ से तो सारा मामला होता नहीं है, दोनों तरफ से जब मेल जोल बढ़ता है तभी मामला ठीक है कि नहीं? तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम बनाया गया, इसके तहत पहली बार भारतीय लोगों को क्या अधिकार दिया गया? प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और यह भी आमतौर पर किसके ऊपर, किस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? बजट पर। किस पर? बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और यह आपको ध्यान रखना है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, मैंने आपको यही बताया था सबसे पहले जो हमको ध्यान रखना था, भारत परिषद अधिनियम। तो याद रखना, पहली बार बजट पर क्या पूछने का अधिकार दिया गया? प्रश्न पूछने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। इससे पहले भारतीयों के पास कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। हम भी राजी हो गए, चलो कोई बात नहीं, तुमने पूछने के लिए मौका दिया, जो ही बहुत बड़ी बात है। तो उदारवादियों का एक ये भी तो योगदान है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा योगदान है, पहला लोक सेवा आयोग और दूसरा भारत परिषद अधिनियम। क्लियर है? और इसके तहत किस पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला? बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार। क्लियर है ये वाली बात? डालो हेडिंग अगली, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। चले, भारत परिषद अधिनियम 1892 लिखिए। इस अधिनियम के तहत, नीचे अंडरलाइन करके एरो बनाकर नीचे लिखो, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत पहली बार इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने, बजट पर प्रश्न पूछने, बजट पर प्रश्न पूछने
बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इससे पहले आपकी क्लास हो गई क्या? कौन सी? अच्छा, आज हिंदी नहीं है? 6 बजे बाद? अच्छा, ठीक है। इसके तहत पहली बार क्या किया गया? बजट पर अधिकार दिया गया। क्लियर है ये वाली बात? चलो फिर देखो, अगला हमको ध्यान रखना है कौन सा आयोग? वेलबाई आयोग। याद रखिएगा क्या है इसमें, थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं एक बार, है ना। देखिए, हम अंग्रेजों के क्या थे? गुलाम। और अंग्रेज कह रहे थे कि हमारे ऊपर बहुत सारा क्या है? कर्जा। अंग्रेजों का मानना था कि भारत में रहते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होता है? खर्चा बहुत ज्यादा होता है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। इसीलिए हम लोगों के ऊपर क्या इंपोज करते हैं? टैक्स। यानी हम लोगों से क्या लेते हैं? लगान लेते हैं। भाई अंग्रेज तो यही कहेंगे कि भाई कर्जा है, उस कर्जे को चुकाने के लिए, और हम यहाँ रहते हैं, खर्चा भी होता है, इसलिए लगान तो लेना पड़ेगा, तो बैलेंस मेंटेन रहेगा। हमने कहा यार ऐसा कितना दिवाला है हमारा, कितना दिवाला है हमारा, जो पता तो चले हमको कितना खर्चा हो रहा है, हमको भी तो पता चले। तो क्यों ना इस खर्चे की क्या की जाए? जांच की जाए। इस खर्चे की क्या की जाए? और जांच करने के लिए एक क्या बनाया जाए? आयोग बनाया जाए। यानी भारत में हो रहे खर्चे की जांच करने के लिए एक आयोग का प्रस्ताव रखा गया, यानी एक शाही आयोग बनाया जाएगा, एक रॉयल कमीशन बनाया जाएगा। कौन सा कमीशन बनाया जाएगा? रॉयल कमीशन बनाया जाएगा, एक शाही आयोग बनाया जाएगा, ऐसी बात इन्होंने तय कर दी। ये जो रॉयल कमीशन बनाया गया, ये रॉयल कमीशन बनाया गया किसकी अध्यक्षता में? वेलबाई की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? वेलबाई की अध्यक्षता में यह आयोग बनाया गया, इसीलिए इसको कहते हैं वेलबाई आयोग। कौन सा आयोग? वेलबाई आयोग। और यह वेलबाई आयोग बनाया गया 1896 में। तो याद रखना, भारत में हो रहे अत्यधिक खर्चे की जांच करने के लिए उदारवादियों के प्रयासों से एक आयोग बनाया गया, और उस आयोग का नाम क्या था? वेलबाई आयोग। और यह वेलबाई आयोग कब बनाया गया? 1896 में। अध्यक्ष कौन है इसका? तो वेलबाई इसका अध्यक्ष है, उसी के नाम से इसको वेलबाई आयोग कहते हैं। बाकी रॉयल कमीशन है, इसे शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में हो रहे खर्चे की क्या करना? जांच करना। और यह कमीशन बनाने में भी किसका बहुत बड़ा श्रेय है? उदारवादियों का। किसका श्रेय है? उदारवादियों। चाहे अंग्रेजों के पैर पकड़े हो, लेकिन भारतीय खर्चे की जांच करवाने के लिए आयोग बनवा दिया। तो याद रख लीजिएगा कौन सा आयोग है? तो वेलबाई आयोग। और किसके प्रयासों से बनाया? तो उदारवादियों के प्रयासों से बना। क्लियर है? एक आखिरी बात थी अपनी, लिख लो वेलबाई आयोग। वेलबाई आयोग, वेलबाई आयोग लिखा 1896। अध्यक्ष तो लिखने की जरूरत नहीं, वेलबाई खुद अध्यक्ष है। अध्यक्ष तो खुद वेलबाई है। हाँ, आप कोई और बाई लिखना चाहो तो मुझे दिक्कत नहीं है, बाकी अध्यक्ष तो वेलबाई है। ठीक है, अध्यक्ष वेलबाई। फिर लिखो, भारत में हो रहे खर्चे, भारत में हो रहे खर्चे भारत में हो रहे खर्चे की जांच करने के लिए बनाया गया आयोग। बनाया गया आयोग। भारत में हो रहे खर्चे की जांच करने के लिए बनाया गया आयोग। भारत में हो रहे खर्चे की जांच करने के लिए बनाया गया आयोग। हाँ, क्या थे?
पहले कहाँ आया वो? पहले ही पहले उसमें भारतीय कानूनों के संबंध में रॉयल कमीशन बनाया जाए। हाँ हाँ, तो आप किसकी बात कर रहे हो? 1885 में, 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें 9 प्रस्ताव थे, वहां पर लिखाया था, वही पूछ रहे हो? एक्चुअली रॉयल कमीशन तो एक नाम है, तरीका है कहने का। रॉयल का मतलब शाही आयोग, राजा बनाएगा जो आयोग, रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन ऐसे थोड़ी है। अरे भाई, अपन कभी ढाबे पर गए हैं, किसी बढ़िया ढाबे पर खूब सारे छोरे काम करते हैं, अपन हर किसी को कह देते छोटू। हर आदमी का नाम छोटू थोड़ी होता है, नहीं होता ना, कह देते हैं छोटू। ठीक वैसे ही इन्होंने कहा कि हम एक आयोग बनाएंगे, लेकिन आयोग महारानी बनाएगी, तो महारानी जो बनाएगी वो रॉयल कमीशन है। अच्छा, ये नाम है रॉयल कमीशन, इसलिए कहते हैं रॉयल कमीशन, ये ध्यान रख लेना। चलें आगे, चलिए। बस ये अपना उदारवादी चरण पूरा हो गया, और ये उदारवादी चरण की जो तीनों मोटी मोटी बातें थी जिनके ऊपर हमको चर्चा करनी थी, वो तीनों बड़ी बड़ी बातों पर अपन ने क्या कर ली? चर्चा कर ली। अब पूरा उदारवादी चरण एक बार पूरा पढ़ लो जल्दी से। उदारवादी चरण पूरा पढ़ना है, आपके पास मिनट है 1, 1.5। चलो, रॉयल कमीशन पढ़ लो पूरा जल्दी से। हाँ जी, चलो। हाँ भाई सोम, क्या हो गया? जल्दी से पढ़ दीजिए एक बार तीनों। चले आगे, चलो। चलिए, बंद करिए एक बार कॉपी। चलें आगे, चलें। चलिए, अब सुनिए एक बार। चलिए, उदारवादियों में शुरू में समझने जैसा कुछ भी नहीं है। नाम वगैरह उदारवादियों के कोई पूछता नहीं है, उदारवादियों ने क्या काम किया वो भी कोई नहीं, मतलब उदारवादियों के नाम क्या है और क्या थी शुरू में व्यवस्थाएं, वो कोई नहीं पूछता। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है, तो क्या रखना है कि उदारवादियों का व्यवहार कैसा था। तो ध्यान रखना, नाम से पता चल रहा है, उदार का मतलब भोले जीव, भोले जीव, बेटी गाय को नहीं उठाते कभी, ऐसे जीव समझ लेना। अंग्रेजों के पैर पकड़ लेते, हाथा जोड़ी कर लेते, अपना काम निकलवा लेते।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कांग्रेस लोगों को चापलूस कह दो। तुम्हारे मन में अगर ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो ऐसे नहीं आने चाहिए। हालांकि बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस को चापलूसों की संस्था कहा है ना, वो कुछ हद तक बढ़िया भी लगती है, लेकिन हम नहीं कहेंगे। अब है तो मन में समझ जाओ, कहना नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। ठीक है, अब सुनो इधर। पहले चरण में 3 बड़े बड़े काम हुए, या 3 बड़ी बड़ी बातें जो थी, उदारवादियों के प्रयासों से 3 बड़े बड़े काम हुए। पहला, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दूसरा, भारत परिषद अधिनियम का गठन किया गया। तीसरा, वेलबाई आयोग बनाया गया। ठीक है, अच्छा, लोक सेवा आयोग जो बनाया गया, लोक सेवा आयोग के बारे में हमने देखा है कि किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? एचिसन। कब बनाया गया? 1886। उसने कितने सुझाव दिए? 3। सबसे पहला, परीक्षा कहाँ होगी? अधिकतम उम्र कितनी होगी? 23 वर्ष। अच्छा, एक नई सेवा लागू की, कौन सी? इंपीरियल प्रोविंशियल सबऑर्डिनेट सर्विसेज। समझ आ रहा मैं क्या बोला हूं? पता चल रहा है? एक मिनट, मैं वो बाद में पूछूंगा, ये हो जाए एक बार फिर पूछूंगा आपसे वापस। चलो ठीक बात है, ये बातें ध्यान रखना। फिर हमने बात की 1892 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892, और उसमें आपको ध्यान रखना है भारतीय लोगों को पहली बार किस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया? बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये भी एक बहुत बढ़िया प्रयास था उदारवादियों का, है ना। फिर देखिए, फिर इसके बाद हम बात करेंगे अगला, वेलबाई आयोग। भारत में हो रहे अत्यधिक खर्चे की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया वेलबाई की अध्यक्षता में, रॉयल कमीशन। क्या नाम है उसका? वेलबाई आयोग। वेलबाई आयोग कब बनाया गया? 1896। ठीक है, वैसे इसका नाम तो व्यवस्थित तौर पर बात किया जाए, है ना, जो नाम इन्होंने दिया है रॉयल कमीशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया, ये उसका नाम है। प्रॉपर तरीके से बात किया जाए, क्योंकि ये खर्चे की बात करता था जो भारत के ऊपर भारित थे, है ना, व्यवस्थित तौर पर। लेकिन आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना, आपको तो रॉयल कमीशन याद रख लेना है, वेलबाई आयोग याद रख लेना। ये नाम फाम कोई नहीं पूछता इतने ज़्यादा, या फिर वर्ष याद रख लेना। तो लोक सेवा आयोग बनाया है 1886, भारत परिषद अधिनियम बना है 1892, और वेलबाई आयोग बना 1896। तीनों बातें क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए तीनों, ठीक है ना। अब दिमाग भारी होगा, इतनी देर तो कुछ ही नहीं है, अब तक तो कुछ ही नहीं पढ़ा अपन ने, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। अब तक तो अब अपन सिर्फ बातें कर रहे थे, तारीखें तो अब आएगी, तारीख पे तारीख, फिर याद करनी पड़ेगी तुमको, तारीख पे तारीख, है ना। चलो, अब मॉडर्न इंडिया बहुत इजी है, बस डेट बहुत ज्यादा है, डेट बहुत ज्यादा है, बाकी इजी है मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया बहुत डिफिकल्ट है, डेट नहीं है। आपको लगता आसान इसलिए क्योंकि बड़ा बहुत है, धीरे 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 चलता रहता है, तो लगता है कि अरे तो सब आ रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। आप जितने भी प्रश्न देखोगे अभी के आरएस में भी आए हैं जितने भी, आप ये देखोगे कि 90% या 70% प्रश्न जो है 80 से 90 के बीच बात करें मॉडर्न इंडिया के, एंशिएंट और मिडिवल का प्रश्न ही नहीं आता, न के बराबर, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो ध्यान रखना, अब हमारा चरण स्टार्ट होगा कौन सा? उग्रवादी चरण। समय कब से कब तक है? 1905 से 1919। अब इस बात को पूरी को सुनना और समझना पहले तो, फिर अपन आगे की बात करेंगे, है ना। सुनो, इस समय कांग्रेस की स्थापना को कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। यानी हमारी जो कांग्रेस है, हमारी तो नहीं है खैर, कांग्रेस जो है, कांग्रेस कब बनी? 1885। मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया है एक लाइन कि कांग्रेस सबसे पहले सीख रही थी, तब उनके सामने उनका उद्देश्य अस्पष्ट, धुंधला व संदिग्ध हुआ करता था, उनको पता ही नहीं था कि करना क्या है। यहां पर आप कह सकते हो कि कांग्रेस के जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, मतलब कांग्रेस जो पहले बच्चे के रूप में थी, अब वो कांग्रेस थोड़ी बड़ी हो गई। यानी कांग्रेस जो है अब
क्या हो गई? प्रौढ़ हो गई, जवान हो गई कांग्रेस, युवा हो गई। युवा विचारों से, उम्र से नहीं, युवा विचारों से। विचार कैसे? यहां पर जब हम पहले दौर की बात करेंगे तो पहले दौर में लोगों के जो विचार थे वो विचार कैसे थे? उदार। लोगों के विचार कैसे थे? विनम्र। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़े, कांग्रेस प्रौढ़ हुई तो कांग्रेस के विचारों में बदलाव आया। किसमें बदलाव आया? कांग्रेस के विचारों में क्या आया? तो आपको ध्यान देना है, इनके विचारों में बदलाव आया। अरे भाई मुझे एक बात का जवाब दो ना, आप जब पहली बार किसी विषय को पढ़ रहे थे तब आपको उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आपने 5 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा, 15 दिन पढ़ा, कुछ कुछ बातें आपको थोड़ी समझ आने लगी। फिर आपने उसको एक बार सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज किया तो आपको लगा यार इसमें से तो बहुत सारी बातें तो अपने को आती है। लेकिन ये कब हुआ? जब आपने उसको एक प्रॉपर टाइम दिया, जब आप प्रॉपर उस सीक्वेंस से गुजरे। पहली बार जब कांग्रेस की बात करें, ये लोग कैसे थे? उदार और विनम्र थे। हमने ये दौर देखा था तो यहां पर कांग्रेस के लोगों के विचारों में परिवर्तन आया, और जैसे ही विचारों में बदलाव आया तो विचारों में बदलाव आया, और बदलाव के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, एक्चुअली वो कारण क्या है? वो कारण है 1905 की घटना, जिसको हम कहते हैं बंगाल का विभाजन। क्या कहते हैं हम? बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन, समझना इस बात को। किसका विभाजन? बंगाल का विभाजन, ठीक है, याद रखना। और ये बंगाल का विभाजन कब का है? 1905 का है। अब सुनिए इधर पूरी बात। अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक तरफ तो है पश्चिमी बंगाल और एक तरफ है कौन सा बंगाल? पूर्वी बंगाल। ये बंगाल है, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए अपन ने, एक तरफ वाला पश्चिमी बंगाल और एक तरफ वाला पूर्वी बंगाल। छोड़ दीजिए। 1885 से लेकर 1905 तक का जो ये दौर आपको दिख रहा है, ये दौर, इस दौर में लोगों की जो विचारधारा थी वो विचारधारा कैसी थी? उदार या विनम्र। इसका मतलब ये अंग्रेजों से लड़ने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, पैर पकड़ने से काम चला लेते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि अंग्रेजों के पैर पकड़ लेते थे और अपना काम हो जाता था। लोगों को लगा कि यार जब हमने अंग्रेजों की जी हजूरी की, जब हमने इनके पैर पकड़े, जब हमने विनम्रता से काम किया, फिर भी अंग्रेजों ने बंगाल का क्या कर दिया? इसका मतलब ये लोग विश्वास के लायक नहीं है। तो 1905 में 2 प्रकार की नवीन विचारधारा का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। पहली जो विचारधारा थी वो विचारधारा देखने को मिलती है कौन सी? और दूसरी जो विचारधारा देखने को मिलती है वो कौन सी? क्रांतिकारी। और इन दोनों का ही सबसे बड़ा रीजन था 1905। और 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। शायद ये वाली घटना मैंने आपको पहले भी बताई होगी। तो सबसे बड़ा मेजर जो इवेंट है वो क्या है? 1905 का बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करेंगे 1905 की। तो इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया लोगों के विचारों को बदलने का, लोगों के विचारों में क्या करने का? बदलाव लाने का, है या नहीं? आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, पीता पीता पी लिया छाछ। कहने का मतलब है एक बार कोई व्यक्ति जीवन में धोखा खा चुका होता है तो दोबारा वो धोखा खाने से पहले 2 बार सोचता है। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में, अगर किसी व्यक्ति के साथ जीवन में विश्वासघात हुआ है सोम, तो व्यक्ति दोबारा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। सही बात है या नहीं? हाँ। तो यहां पर जब इन लोगों ने अंग्रेजों पर आंखें बंद करके भरोसा किया और इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, तो अब हम अंग्रेजों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। और 2 नवीन विचारधारा देखने को मिलती है, एक उग्रवादी और एक कौन सी? क्रांतिकारी। क्रांतिकारी तो अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है, क्रांतिकारी मूवमेंट को तो अपन छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। अभी अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? उग्रवादी। और यहां से जो विचारों में बदलाव आया, उन बदलावों में और लोगों के विचारों को उग्र बनाने में 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। लाल, बाल, पाल। हालांकि एक आदमी और थे जो इनको रास्ता दिखाते थे। कौन? घोष, अरविंद घोष। याद रख लेना। तो लाल से कौन है? लाला जी। बाल से कौन है? बाल गंगाधर तिलक। पाल से कौन है?
बिपिन चंद्र पाल। और घोष से कौन है? अरविंद घोष। ये चार लोग उग्रवादी हैं, यानी उग्रवाद को फैलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, और ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो अगर अपन ये करेंगे कि कैसे लोग जो है उदारवादियों से उग्रवादियों की तरफ आए, तो विचारों में परिवर्तन आया। और विचारों में परिवर्तन का जो सबसे बड़ा कारण था, हालांकि एकदम से तो विचार परिवर्तन नहीं होते, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस रहा होगा। बहुत सारे लोग तो उदारवादियों की विचारधारा से भी प्रभावित नहीं होंगे, तो भी अगेंस्ट में आ सकते हैं, और बहुत सारे लोग इस घटना से आए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उग्रवादी चरण में कितने लोग हैं उग्रवादियों में? 4। 3 तो इंपॉर्टेंट है, लाल बाल पाल आप लोग जानते हैं, साथ में एक और ले लेना, किसको? अरविंद घोष को। तो कितने लोग हो गए? 4। सबसे पहले लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। चलें आगे। चलिए, यहां तक की जो बातें बताई मैंने वो क्लियर है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हेडिंग डालिए उग्रवादी चरण। हाँ, अब आप लोग भी लिखना स्टार्ट करिए उग्रवादी चरण। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि इनको उग्रवादी मत कहो? चले आगे, पेन गिर गया नीचे। चले चलिए, सबसे पहले 3 लोगों के नाम लिखिए उग्रवादी चरण में। लाल बाल पाल व घोष। लाल बाल पाल व घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल। चलें आगे। चलें, नाम लिख लिया? चलो, एक लाइन लिखिए छोटी सी, फिर आगे चलते हैं। इस समय कांग्रेस की विचारधारा में, इस समय कांग्रेस की विचारधारा में परिवर्तन हुआ। इस समय कांग्रेस की विचारधारा में परिवर्तन हुआ। इस समय कांग्रेस की विचारधारा में परिवर्तन हुआ तथा अब कांग्रेस का उद्देश्य, इस समय कांग्रेस की विचारधारा में परिवर्तन हुआ तथा अब कांग्रेस का उद्देश्य, हाँ जी लिखने पे ध्यान दो, कांच वाच लगा दें किधर आगे? क्या लिखा? अब कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की मांग करना था। अब कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की मांग करना था। किसकी मांग करना था? पूर्ण स्वराज की मांग करना था। मतलब अब हम विचारों में भी हमारे डेवलपमेंट देखने को मिला। पहले जी हजूरी करके आजादी की मांग कर रहे थे, अब हमने कहा यार जी हजूरी छोड़ो यार, आजादी की मांग करो, पूर्ण स्वराज। और आप लोगों ने देखा होगा, हम बात करेंगे 1885 से लेकर 1905 के बीच, तो उससे पहले देखो स्वदेशी के लोगों के मन में ख्याल आए, उससे पहले लोगों ने स्थानीय क्षेत्रों के ऊपर बल दिया, तो धीरे धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन आया। तो लोगों ने कहा भाई अब अपने को ऐसा काम नहीं करना, अपना जो उद्देश्य है वो अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमको चाहिए क्या? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। तो लोगों के उद्देश्य में परिवर्तन आया। ठीक है, लाइन ड्रॉप करिए, लाइन ड्रॉप करिए। अब हेडिंग डालिए
उग्रवादी चरण के उग्रवादी चरण उग्रवादी चरण उग्रवादी चरण के उदय के कारण या उग्रवाद के उदय के कारण, उदय किस प्रकार से ये प्रारंभ हुआ, इनके विचारों में कैसे परिवर्तन देखने को मिला, उसके पीछे की स्थिति, उसके पीछे की स्थिति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भाई क्या स्थिति रही कि इनके लोगों के मन के इनके विचारों में परिवर्तन आया। सबसे पहला पॉइंट करके लिखिए, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला पॉइंट करके लिखिए, कांग्रेस की ब्रैकेट में लिखना उदारवादी। कांग्रेस का मतलब उदारवादी, उदारवादी, उदारवादी। कांग्रेस की नीतियों के प्रति, कांग्रेस की नीतियों के प्रति, कांग्रेस की नीतियों के प्रति असंतुष्टि, असंतुष्टि आपको लिखवाया होगा पहले, कांग्रेस की नीतियों के प्रति असंतुष्टि। कांग्रेस की नीतियों के प्रति क्या है? असंतुष्टि। अब हर व्यक्ति तो पैर पकड़ने वाले लोगों से खुश नहीं होगा, है या नहीं? तो कुछ तो लोगों के विचार बदलेंगे। यार कब तक पैर पकड़ेंगे? जो चीज अपनी है वो तो अपने पास आनी चाहिए, वो तो हमारी होनी चाहिए, है या नहीं? चलिए दूसरा लिखिए, बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए पश्चिमीकरण, बढ़ते हुए पश्चिमीकरण, बढ़ते हुए पश्चिमीकरण, बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। चले आगे, चलिए अब सुनिए एक छोटी सी बात। हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों। अंग्रेजों ने धर्म सुधार करने के लिए खूब सारे लोग भारत भेजे, पश्चिमीकरण बढ़ रहा था, पाश्चात्य संस्कृति का भारत में बढ़िया विकास हो रहा था। इसी बीच आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद की, किसकी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं। कहां जाते हैं? शिकागो। शिकागो कहां पर है? अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका जाते हैं और वहां पर एक बढ़िया सा स्पीच देते हैं। कब की घटना है ये? इस समय कौन सा चरण चल रहा था भारत में? उदारवादी। उग्रवादी कहां है? उग्रवादी तो 1905 है। उदारवादी। और वहां बढ़िया भाषण देते हैं। वो भाषण हम भी सुनते हैं भारत वाले, तो लोगों के विचारों में परिवर्तन आता है। उनको लगता है यार स्वामी जी वहां गए और उन्होंने बढ़िया भाषण दिया और अंग्रेज भी उनकी बात मान रहे हैं, तो लोगों के मन में जो असंतुष्टि थी, जो अरुचि थी, उसमें बदलाव आया। या फिर बात कर लो स्वामी सरस्वती। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती की तो मृत्यु हो गई थी 1883 में, तो दीपावली के दिन, है ना? लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। तो लोगों के मन में इसके प्रति भी थोड़ा एक फेथ था कि यार अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, उसके विरोध में इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये शुद्धि आंदोलन क्या है? शुद्धि आंदोलन क्या है? लोगों को प्योर करना, लोगों को शुद्ध करना। शुद्ध कैसे करना? कि कोई भी भारतीय व्यक्ति है, आप सभी जानते हो पैतृक संपत्ति किसको मिलती है? पिता के बाद बेटे को, उसके बाद उसके बेटे को, उसके बाद उसके बेटे को। इसका मतलब बापोती पर अधिकार किसका होता है? बेटे का।
भारतीय लोगों के लिए एक कानून बनाया अंग्रेजों ने और कहा कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण नहीं करेगा उसे पैतृक संपत्ति से वंचित रखा जाएगा। किससे वंचित रखा जाएगा? पैतृक संपत्ति से वंचित रखा जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को लगा यार अपने तो खूब संपत्ति है, अंग्रेज खा जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, हम एक काम करते हैं, हम क्या बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं। ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। तो उस समय ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। स्वामी जी को पता चला कि यार ऐसे तो मामला गड़बड़ हो रहा है। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, हम इनको वापस से क्या बनाएंगे, भारतीय बनाएंगे। तो गौमूत्र के छींटे देते थे, गंगा जल के, गीता वीता सुनाते थे इनको, कहते थे तुम वापस भारतीय हिंदू बन गया जो। और वो जो आंदोलन चला है वो आंदोलन कैसा था? शुद्धि आंदोलन। तो लोगों के मन में इसके प्रति भी थोड़ी अरुचि थी। लोगों को लगा यार ये अंग्रेज जो हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो अब ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो बढ़ता हुआ जो पाश्चात्यकरण था, पश्चिमीकरण था, इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएं सामने आई और इन प्रतिक्रियाओं की वजह से लोगों के विचारों में परिवर्तन आया। इसका एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैं हर बार आपसे कहता हूं कोचिंग पढ़ने से परीक्षाएं पास नहीं होती, गांठ बांध लो। पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, एक एक दो दो साल, तीन तीन साल तक कोचिंग करने से नौकरियां नहीं लगती है, परीक्षाएं पास नहीं होती है। उसके लिए चाहिए लगन, मेहनत और सबसे बड़ी बात है समर्पण। क्या चाहिए? समर्पण। अब आपका समर्पण क्या पता किसके प्रति है, वो आप ही जानो। बाकी दो चीजें गांठ बांध लो जो मैं हर बार कहता हूं और मेरे जीवन की बहुत बढ़िया लाइन है जो मेरे गुरु ने मुझे कही थी और मैं हर बार कहता हूं, हर बैच में कहता हूं। जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा और नोट्स के प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक व्यक्ति का सफलता अनिश्चित है। अगर आपको ये लगा कभी भी, चाहे किसी भी विषय में हो, अगर आपको कभी ये लगा कि यार ये नोट्स तो बहुत कम हैं, इन नोट्स में से परीक्षा में से प्रश्न नहीं आएगा, मैं कुछ और पढ़ लूं, मैं कुछ और किताबें ले लूं, मैं किसी और कोचिंग के नोट्स ले लूं, मैं किसी और दूसरी कोचिंग के नोट्स पढ़ लूं, और उनको आपने नोट्स ने काम जैसी भी आपको बातें बढ़िया लगी और अपने नोट्स में उनको लिख लिया आपने, और आपके नोट्स को उन्होंने आपने भर दिया रंगारंग तरीके से फुल। पता चला कि इतनी लिखी हुई चीजों को आप एक बार भी नहीं पढ़ पाए, इतना लिख दिया आपने कि आप उनको एक बार भी पूरा रिवीजन नहीं कर पाए। इससे बढ़िया तो वो था कि वो कम लिखा गया नोट्स कम से कम 2 बार तो रिवीजन कर लेते, है या नहीं? सबसे पहली बात तो ये। मैं 90% लोगों के बारे में देखता हूं, क्योंकि देखता इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है आमतौर पर अधिकांश लोगों की दिक्कत यही है। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता भी हूं, इवन बहुत सारे लोग कुछ कॉल करते हैं, कुछ मैसेज करते हैं, जो कॉल नहीं कर पाते वो मैसेज करते हैं कि ये तो पढ़ लिया और क्या पढ़े, और आप बताओ। फिर मैं उनसे कहता हूं इसका मतलब पिछला पढ़ा तो सारा याद होगा अपने को, तभी आपको नया जानना है। कम से कम पहले पिछला पढ़ा हुआ तो बढ़िया याद करें, फिर उसके बाद नए ज्ञान की ओर अग्रसर हों। सही बात है, तभी तो हम कुछ नया सीख पाते हैं। जब हमारे कक्षा में लिखे गए नोट्स ही हमको पूरी तरह से याद नहीं है, फिर हम नई और किताबें पढ़कर क्या निहाल करेंगे? वो भी तो पूरी नहीं पढ़ सकते। दिक्कत की बात तो उधर भी है या नहीं? तो ध्यान रखिए। इसीलिए जो नोट्स लिखे हुए हैं उनको बढ़िया पढ़ना है। हाँ, जब आप पढ़ लो, और मैं हर बार कहता हूं, गारंटी हर बार लेता हूं, हर बार कहता हूं, हर बार प्रश्न भी आते हैं। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रश्न नहीं आए। कोई एक आध टुच्चे प्रश्नों की बात नहीं करता मैं, जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी नहीं तो अभी इस बार परीक्षा हुई, देख लेना, चाहे हिस्ट्री देख लेना और चाहे पॉलिटी देख लेना, 24 में से 22 प्रश्न हमने नोट्स में से हैं। अब तुमको वो भी याद नहीं हो तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। और मैं इसीलिए हर बार कहता हूं कि प्रश्न अपने पढ़ाए में से ही आएगा, बस वो तुमको आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है।
बाकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, इसकी गारंटी है मेरी। इसीलिए चीजों को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। मैं खूब लोगों को देखता हूँ, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या पता क्यों ही है, कोई अंगड़ाइयाँ ले रहा है, कोई किसी के कंधे पर सिर रख कर बैठा है यार। जैसे मान लो फिल्म चल रही है अपनी इधर आराम से, कुछ थोड़ा सा मौका मिल जाए 2 घंटे साथ बिताने का समय। चलो चलें आगे। तो याद रख लेना, मैं रोज कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, जब जब मुझे लगेगा मैं तुमको कहूँगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? खानू है ना? हाँ। आज गला सही नहीं है। क्या लिखा? बढ़ते हुए प्रतिक्रिया। ठीक है, इसमें लिख दीजिए एक लाइन स्वामी विवेकानंद का, इसमें एक लाइन लिख लीजिए स्वामी विवेकानंद का, इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा स्वामी विवेकानंद का स्वामी विवेकानंद का विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेना। स्वामी विवेकानंद का विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेना। भाग लेना ब्रैकेट में लिखना चाहो तो 1893 लिख दो, वैसे स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे आगे, है ना। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो 1893 अमेरिका लिख दो, शिकागो अमेरिका। क्या लिखा? 1993 या 1893? 1893, ठीक है। चलो चलें आगे। फिर लिखिए अगला, ब्रिटिश शासन की प्रकृति को, ब्रिटिश शासन की प्रकृति को, ब्रिटिश शासन की प्रकृति को, ब्रिटिश शासन की प्रकृति को सही से समझना। ब्रिटिश शासन की प्रकृति को सही से समझना। ब्रिटिश शासन की प्रकृति को सही से समझना। एक्चुअली हम लोग चाहते थे कि अंग्रेज जो हमारे लिए काम कर रहे हैं वो एक्चुअली काम कर कैसे रहे हैं, वास्तव में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमने उसको समझने के लिए हमने अपने विचारों में परिवर्तन किया। हमारे विचारों में परिवर्तन आया तो हम थोड़े से उग्र हुए, हमको लगा यार ये अपना शोषण कर रहे हैं। ठीक है, फिर लिखो लाइन ड्रॉप करके, समकालीन यूरोपीय घटनाओं का प्रभाव। अगला लिखो, समकालीन यूरोपीय घटनाओं का प्रभाव। 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 विश्व में अलग अलग जगह अलग अलग घटनाएं घटित हो रही थी। अमेरिका ने ब्रिटेन को हराया, फ्रांस में क्रांति हो गई, उन लोगों ने भी आज़ादी ले ली। तो हमको भी उनको देख कर लगा यार प्रेम से तो आज़ादी नहीं मिलती है, प्रेम से तो लोग बेवकूफ़ी बनाते हैं, इससे बढ़िया है कि लड़कर को जो चीज़ अपनी है वो ले लें। तो हमारे ऊपर उसका भी एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। फिर लिखिए, भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। फिर लिखिए, भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। 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 भारत की बिगड़ती हुई कौन सी स्थिति? आर्थिक स्थिति। अब भारत का शोषण कर रहे थे, यहां से सारा पैसा बाहर जा रहा था, मतलब रॉ मटेरियल मैंने बताया था, उससे भी भारतीयों में थोड़ी असंतुष्टि थी। उनको लगा यार ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, और सबसे लास्ट में कितने, 7 हो गए या 6? 5 और छठा लिखो और एक आखिरी लिख लो, कर्जन की नीतियां। 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 इसमें
चलिए छोड़िए, इसको समझते हैं। कर्जन की नीतियों को लेकर थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब सुनो इधर, भारत का गवर्नर जनरल बनता है कर्जन 1899 में, और 1899 से रहता है कब तक? 1905 तक। 1899 से 1905। कर्जन की नीतियां थोड़ी दमनात्मक नीतियां थी, शोषण करने वाली नीतियां थी। उनमें एक तो कलकत्ता का कॉरपोरेशन एक्ट बनाया गया था, वो था। कॉरपोरेशन एक्ट के बारे में नहीं भी लिखे तो काम चल जाएगा। उसमें जो सबसे बड़ा रीजन था कांग्रेस की इस कर्जन की नीतियों में, वो था बंगाल का विभाजन। किसका विभाजन? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन वाली जो घटना है, ये घटना है 1905 की। इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। 1905 की घटना। कर्जन की जो नीतियां थी, वो नीतियां भारत को एक करने की नहीं थी, वो भारत के टुकड़े करने की थी और अपना फायदा देखने की थी। ये बंगाल का नक्शा है, ये बंगाल का नक्शा है, ये उस समय का बंगाल है। ये पूरा बंगाल अगर आप देखोगे तो इस बंगाल में क्या क्या है सुनो। ये हमारा आज का पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्य? 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, प्लस आज ये वाला एरिया क्या है? क्या है? बांग्लादेश। प्लस इस तरफ का एरिया क्या है? बिहार। क्या है? और यहां पर एक अपना राज्य आता है, कौन सा? पश्चिमी बंगाल। 3 राज्य अपने, 3 राज्य अपने वर्तमान वाले। इसका मतलब है उस समय का बंगाल जो था उसमें 10 राज्य और एक पूरा देश शामिल था, बांग्लादेश। वो मिल करके उस समय का बंगाल हुआ करता था। इसका मतलब बंगाल बहुत बड़ा था। अगर भारत के नक्शे की तुलना में अगर अपन देखें तो बहुत बड़ा एरिया था, जिसमें उस तरफ के 7 राज्य प्लस बांग्लादेश प्लस अपना बिहार, अपना उड़ीसा और अपना बंगाल, ये उसमें शामिल था। ये उस समय का बंगाल था। तो बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, और बहुत बड़ा एरिया है तो यहां पर प्रशासन करना मुश्किल है। क्या करना मुश्किल है? प्रशासन करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया। और एक बात देखिए आप, इस एरिया में एक नदी इस तरफ से आ रही है गंगा, और एक नदी इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र। एक आ रही है ब्रह्मपुत्र आ रही है। इसका मतलब ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा क्या है? उपजाऊ। इसका मतलब लोगों के पास इधर पैसा भी खूब है ना। अब सुनिए हुआ क्या। कर्जन को पता चला कि यार भारत का ये वाला जो एरिया है, पूर्वी एरिया, यहां पर बंगाल वाला एरिया बहुत बड़ा है और वहां पर प्रशासन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो बंगाल के विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई। यह तय हुआ, घोषणा की गई कब? 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा कर दी गई। क्या कर दी गई? कि हम बंगाल का क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। बंगाल बहुत बड़ा है, हमारे लिए शासन करने में दिक्कत आ रही है, हम बंगाल को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। और कब करेंगे? तो हम बंगाल का विभाजन करेंगे कब? 16 अक्टूबर 1905 को। मामला ठीक था, सब तय हो गया 19 जुलाई को कि भाई घोषणा कर दी कि 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हो जाएगा। इस पूरे बंगाल का 2 टुकड़ों में हम इस बंगाल का क्या कर देंगे? हम इस बंगाल का 2 टुकड़ों में विभाजन कर देंगे। कब करेंगे? 16 अक्टूबर। किसके आधार पर विभाजन किया जाएगा? तो विभाजन किया जाएगा किसके आधार पर? और धर्म के आधार पर। विभाजन का आधार क्या होगा? तो विभाजन का आधार होगा धर्म और भाषा। ये दिख रहा है क्या? धर्म और भाषा नहीं दिख रहा है? छोड़ो। विभाजन का आधार क्या होगा? धर्म और भाषा। मामला ठीक था।
अंग्रेजों को यह भी पता था कि भाई विभाजन कैसे करना है, भविष्य में क्या स्थिति हो सकती है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बढ़िया तिकड़म लगाई। इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया बंगाल को। ये पूरा बंगाल है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये जो एरिया था इसको उन्होंने नाम दिया कौन सा बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ये वाला जो एरिया था इसको उन्होंने नाम दिया कौन सा, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। ठीक बात। ये देखो, ये बीच में ये लाइन दिख रही है आपको, ये विभाजन है। ये वाला जो एरिया था इस तरफ वाला, इस तरफ की जनसंख्या में आपको ध्यान रखना है 4 करोड़ की जो जनसंख्या थी वो गैर बांग्ला भाषी थी। कैसी थी, गैर बांग्ला भाषी, जिनको बंगाली नहीं आती थी। और 1 करोड़ लोग थे, वो कौन से थे, कौन से थे, बांग्ला भाषी। मामला ठीक है। ये वाला एरिया पूर्वी बंगाल है। इधर 1.8 करोड़ जो लोग थे वो मोमडन थे, यानी कौन थे, मुस्लिम थे। और 1.2 करोड़ जो लोग थे वो कौन थे, हिंदू थे। इस तरफ का विभाजन आपको किस आधार पर लग रहा है, ये किस आधार पर विभाजन है, भाषा और ये धर्म के आधार पर। दोनों चीजें देखने से लग रही है आपको कि ये वाली जो स्थिति है ये है भाषा के आधार पर और ये वाली धर्म के आधार। अंग्रेजों ने यहां पर सबसे बड़ा तिकड़म खेला, सबसे बड़ा दाव खेला। अंग्रेजों को यह पता था कि बंगाल का विभाजन इनको कैसे करना है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात को समझिए और आप मुझे जवाब दीजिए कि ये वाला जो एरिया है इस तरफ वाला, ये कौन सा बंगाल है, पश्चिमी। ये कौन सा है, अच्छा, पश्चिमी बंगाल में किसकी बात की वैल्यू ज्यादा है, मतलब किसका पलड़ा भारी है, बांग्ला भाषी या गैर बांग्ला भाषी। विभाजन किसका कर रहे हो, किसका कर रहे हो, बंगाल का। बंगाल क्यों, क्योंकि बंगाली भाषा, बांग्ला भाषा के लोग हैं, है ना। तो बंगाली भाषा के लोग ही 1 करोड़ है या नहीं, गैर बांग्ला भाषी कितने हैं। तो 1 करोड़ लोग अगर विरोध करेंगे, 4 करोड़ नहीं करेंगे, तो विरोध को दबाना बहुत आसान है या नहीं। क्योंकि विरोध कौन करेगा, जो बंगाली होगा, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं और बांग्ला भाषी लोग हैं तो ये करेंगे, तो इसलिए विरोध को दबाना मुश्किल है, मतलब बहुत आसान है ना। इधर अंग्रेजों के पक्ष के थे मुस्लिम। मैं आगे थोड़ी सी और जब आगे चलूंगा आगे बताऊंगा एक बात मुस्लिम लीग के बारे में। अंग्रेजों के पक्ष में थे कौन, मुस्लिम। कितने मुस्लिम, 1.8 करोड़। सामने हिंदू कितने, तो ये बात अंग्रेज जानते थे, मुस्लिम अपने पक्ष में है तो 1.2 करोड़ लोगों को दबा देंगे। इसका मतलब बंगाल विभाजन के जो विरोध में प्रतिक्रियाएं हो वो पश्चिमी बंगाल में होगी तो भी दबा देंगे और पूर्वी बंगाल में होगी तो भी दमन कर देंगे। क्यों, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में तो भाषा के आधार पर करेंगे और पूर्वी बंगाल में धर्म के आधार पर करेंगे। मामला ठीक था। पूर्वी बंगाल वाला एरिया आप देखो, पूर्वी बंगाल में क्या है, माफ करें, पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और इनकी राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। राजधानी क्या 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 थी, कलकत्ता। ये इनकी राजधानी है, कौन सी, कलकत्ता। इस तरफ वाला पूर्वी बंगाल, राजशाही, चटगांव, ढाका। ढाका दिख रहा है, ये इनकी राजधानी है, ढाका। आज ढाका बांग्लादेश में उनकी राजधानी है, ये उस समय की राजधानी थी। तो ये सारा मामला उन्होंने तय कर दिया, पेपर के ऊपर सारी चीजें व्यवस्थित कर दी कि इस तरह से हम विभाजन करेंगे और विभाजन की रूपरेखा इन्होंने तैयार कर दी। यहीं पर 19 जुलाई को इन्होंने बता दिया कि भाई बंगाल का विभाजन 2 भागों में होगा। एक तरफ होगा कौन सा, तो वेस्टर्न, और एक तरफ कौन सा होगा, यानी एक तरफ होगा पश्चिमी बंगाल और एक तरफ होगा पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में क्या होगा, तो पश्चिमी बंगाल में आपको लग रहा है बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, राजधानी कलकत्ता, उधर ले लो चटगांव, राजशाही, ढाका, राजधानी ढाका, यानी उस तरफ पूर्वी बंगाल वाला पूरा एरिया है ना। तो इस तरह से इन्होंने 2 भागों में इसका विभाजन कर दिया। लेकिन जब ये सारी घटना चल रही थी 19 जुलाई वाली, और लोगों को जब ये बात पता चली कि इस तरह से विभाजन हो रहा है, एक तरफ तो भाषा के आधार पर किया जा रहा है और एक तरफ धर्म के आधार पर किया जा रहा है, तो लोगों ने इसका विरोध किया। 19 जुलाई से 16 अक्टूबर के बीच में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। हमने क्या किया, हमने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया, बंगाल
विभाजन का। बंगाल विभाजन हुआ नहीं है, केवल घोषणा हुई है और हमने उसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और हमने उसके विरोध में एक आंदोलन चलाया और वो आंदोलन कहलाया कौन सा, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी व कैसा आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। हमने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। और यह आंदोलन हमने चलाया कब, तो याद रखना 7 अगस्त 1905। कब चलाया, इसका मतलब है 19 जुलाई से लेकर 16 अक्टूबर के बीच की घटना है या नहीं। तो याद रख लीजिएगा कि 19 जुलाई से 16 अक्टूबर के बीच में एक आंदोलन और चला, और वो आंदोलन कौन सा था, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। और इसका उद्देश्य क्या था, बंगाल विभाजन का विरोध करना। इसीलिए इसको कहा जाता है बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंग भंग विरोधी आंदोलन, आंदोलन यानी बंगाल को जो विभाजन किया उसके विरोध में जो आंदोलन चलाया गया वो स्वदेशी आंदोलन है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनका श्रेय जाता है किसको, कर्जन को। कर्जन नहीं होता तो बंगाल विभाजन नहीं होता, है ना। इसीलिए ऐसा कहते हैं जो आधुनिक इतिहासकार हैं कि भारत में कर्जन, अकाल और प्लेग तीनों एक साथ आए। इस समय भारत में प्लेग भी फैला हुआ था, बीमारियां भी थी, ठीक है। छपनी अकाल भी इसी साल पड़ा जिस समय यह आया 1899 में, ठीक है। और कर्जन भी इसी साल आया। इसीलिए कहते हैं कि तीनों काल के लोग एक ही साथ आए, कर्जन, अकाल और प्लेग। तीनों महामारी से कम नहीं थे। इसीलिए ध्यान रख लेना कि ये कर्जन की दमनकारी नीतियां थी। इस वजह से भी लोगों के मन में विचार, उग्र स्वभाव जो है वो डेवलप हुआ, क्योंकि बंगाल का विभाजन किया तो लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ। और जब लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ तो लोगों के स्वभाव में बदलाव देखने को मिला। और हमारे सामने जो स्थिति निकल कर आई वो स्थिति कौन सी थी, वो थी कौन सा चरण, उग्रवादी चरण। अगर ये स्थिति नहीं होती तो लोगों के विचारों में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब बहुत बड़ा श्रेय जाता है इसका, है ना। तो लोगों के विचारों में, ऐसा कहते हैं भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाली ये पहली घटना थी। किसको प्रभावित करने वाली, भारतीय राष्ट्रवाद। अभी तक अपन ने उदारवादियों में कोई ऐसी घटना नहीं देखी जिसको सुनकर, देखकर लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाए, लोग भारत माता के नारे लगाने लगे। ऐसी कोई घटना नहीं थी। पहली बार ऐसी घटना हुई कि लोग एकजुट हुए, लगा कि यार अपना भारत है, अपने बंगाल है, अपने लोगों को अलग किया जा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाली ये कैसी घटना है, प्रथम घटना है। चलें आगे, याद रह जाएगा यह बंगाल विभाजन के बारे में कुछ बातें, बाकी तो लंबी चौड़ी बातें जो अपने को देखनी है। क्लियर है, चले चलिए। तो यहां तक की बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था सारी। कर्जन की नीतियां हो ही गई थी, नीतियों में कुछ भी नहीं लिखना है। आप तो सबसे पहले स्टार बनाओ, टॉपिक डालो बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, हेडिंग डालो बंगाल विभाजन। आगे ईयर लिखो 1905, ईयर लिखो 1905 बंगाल विभाजन। और ईयर क्या लिखेंगे, 1905। लिखिए, लिखिए भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाली प्रथम घटना, भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाली प्रथम घटना, भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाली प्रथम घटना। भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाली प्रथम घटना, भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाली प्रथम घटना। ठीक है, याद रह जाएगी ये वाली बात। चलो फिर नीचे लिखो, लिखो बंगाल विभाजन की रूपरेखा। एक व्यक्ति का नाम याद रखना, एंड्रयू फ्रेजर। वैसे पूछा जा सकता है कभी।
एंड्रयू फ्रेजर। क्या लिखा कि रूपरेखा एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा तैयार की गई। एंड्रयू फ्रेजर, एक ये नाम याद रखिएगा। बंगाल विभाजन की रूपरेखा एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा तैयार की गई। बंगाल विभाजन की रूपरेखा एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा तैयार की गई अतः इसे बंगाल विभाजन का दोषी कहा जाता है। अतः इसे बंगाल विभाजन का दोषी या बंगाल विभाजन का अपराधी कहा जाता है। अतः इसे बंगाल विभाजन का अपराधी कहा जाता है। बंगाल विभाजन का क्या कहते हैं? अपराधी कहते हैं। बंगाल विभाजन का क्या कहते हैं? इसको अपराधी। चलें आगे, फिर लिखिएगा, फिर लाइन ड्रॉप करिए और लिखिए, लाइन ड्रॉप करिए और लिखिए। बंगाल विभाजन की जानकारी मिलते ही, बंगाल विभाजन की जानकारी मिलने पर, ऐसा लिखो, बंगाल विभाजन की जानकारी मिलने पर, स्टार बनाना इसको, बंगाल विभाजन की जानकारी मिलने पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखवा चुका हूं पहले। बंगाल विभाजन की जानकारी मिलने पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र बंगाल विभाजन की जानकारी मिलने पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पीसी रॉय ने क्रमशः बंगाली संजीवनी लोकहितवादी, ब्रैकेट में लिखना हितवादी, हितवादी इसका ज्यादा फेमस नाम है। लोकहितवादी है, हितवादी इसका ज्यादा फेमस नाम है ना। हितवादी पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। क्या करने का प्रयास किया? जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। ठीक है, जनता को क्या करने का प्रयास किया? तो जागरूक करने का प्रयास किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का समाचार पत्र है बंगाली, कृष्ण कुमार मित्र का समाचार पत्र है संजीवनी, पीसी रॉय का समाचार पत्र है हितवादी। इसीलिए मैंने उधर लिखा है क्रमशः, यानी ऊपर जो नाम है उन्हीं तीनों के क्रमशः नीचे उनके समाचार पत्र हैं, याद रख लेना। इसीलिए क्रमशः लिखवाया था कि जो क्रम ऊपर है वही क्रम नीचे है। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का तो बंगाली है, कृष्ण कुमार मित्र का संजीवनी है, पीसी रॉय का हितवादी है, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों में क्या उत्पन्न करवाया? जागरूकता जो है इन्होंने उत्पन्न करवाई। चलिए फिर लिखिए, लाइन ड्रॉप, फैक्ट करके लिखिएगा, है ना, ऐसे एरो बनाकर लिखिए। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905, नीचे लिखो। घोषणा कब कर दी? 19 जुलाई 1905। फिर नीचे लिखिए, बंगाल का विभाजन ये कब करना था?
16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। तो बंगाल का विभाजन कब करना था? 16 अक्टूबर 1905। घोषणा कब कर दी? 19 जुलाई 1905 को। क्लियर है? 19 जुलाई 1905 को घोषणा कर दी कि कब करेंगे? 16 अक्टूबर 1905 को। मामला ठीक है। एक स्टार बनाइए यहां पर बीच में, एक फुलड़ा बना लो रंग बिरंगा, है ना? लिखो, स्टार बना लो, है ना? फिर लिखो बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में क्या चलाया गया? लिखो, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन या फिर बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में अंशुमान लिखो, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन व बंग भंग विरोधी आंदोलन। लाइन याद, शुरू से बोलना, क्या लिखवाया? बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चलाया गया। 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। राम, 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। चलें आगे, मामला ठीक है? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन क्यों चलाया गया, क्या हुआ, पहले की घटनाएं क्या थी, बंगाल विभाजन का दोषी कौन है, अपराधी कौन है, क्लियर है? ठीक है, चलिए। कर्जन लिखा ना इसमें अपन ने कहीं पे? कर्जन आया कहीं? कर्जन के बारे में कुछ नहीं लिखा? अच्छा, उधर कर्जन की नीतियों में क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा। कर्जन की नीतियों में लिख दो बंगाल विभाजन। कर्जन की नीतियों में लिख दो बंगाल विभाजन। दोबारा नहीं लिखेंगे कर्जन के बारे में कुछ भी, ये इसी का काम है, बंगाल विभाजन कर्जन का। एंड्रयू फ्रेजर तो लिखवा दिया ना, है ना? हाँ ठीक है। ठीक है कि कर्जन के समय जो है बंगाल का विभाजन हुआ। हाँ जी, उठाना है? नहीं, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है, उनके नंबर आपके पास सेव थोड़ी होंगे, तो फिर अननोन ही आएगा जी, उठा लो। चलो चलें आगे चलें, सुनो इधर, अब सुनो, अब लिखो, बीच में लिखना बंगाल विभाजन और 2 एरो बनाना। बीच में लिखना बंगाल विभाजन और 2 एरो बनाना। बीच में लिखना बंगाल विभाजन और 2 एरो बनाना। समझ गए? पहले में लिखो, पहले एरो में पश्चिमी बंगाल, दूसरे एरो में लिखना पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल पश्चिम की तरफ है, पूर्वी बंगाल पूर्व की तरफ है। ठीक है? अजी बीच में लाइन नहीं खींचनी होती है पहलवान, चलो कोई बात नहीं। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। सबसे पहले आ जाओ पश्चिमी बंगाल में, लिखो बिहार। पश्चिमी बंगाल के नीचे लिखो क्या क्या है, बिहार प्लस उड़ीसा प्लस पश्चिमी बंगाल। प्लस पश्चिमी बंगाल। छोटा नागपुर,
कहाँ दे रखा है छोटा नागपुर? कहाँ लिखा है? हाँ, अच्छा ये वाला एरिया। तो निकटवर्ती लगता था इसलिए कह दिया, उसको साथ ले लिया। पहले राज्यों की सीमाएं वैसी थोड़ी थी जैसी आज है। ये तो अभी 1956 में बदले राज्य, तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए राज्य, तो पहले ऐसी थोड़ी थी सीमाएं। पहले तो बहुत बड़े हुआ करते थे। क्या हुआ? कौन बोला पहले? कौन बोला पहले? किसको क्या जानना है? देश के भविष्य। चले लिखो, दूसरे में लिखो, दूसरे में लिखो पूर्वी बंगाल। दूसरे एरो में लिखो, है ना, पूर्वी बंगाल। हाँ, पूर्वी बंगाल की तरफ ही लिखना है, पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल भी तो एक जगह थी, पूर्वी बंगाल भी तो एक जगह है। चलो मैं बोल जाऊं एक बार, चटगांव, चटगांव, पूर्वी बंगाल चटगांव। राजशाही चटगांव, अरे ये है चिटगोंग, इंग्लिश में बोलते हैं चिटगोंग, ये वही है चटगांव। दिखा? मौका मिले तो एक फिल्म देखना, मनोज वाजपेयी वाली, चिटगोंग ही है शायद फिल्म का नाम ही। चटगांव बताया था, ये वही से मास्टर सूर्य सेन के ऊपर है, क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन। आप लोगों को तो नाम भी याद नहीं होंगे अभी तो ढंग से, और तो और बहुत दूर की बात है। बस आधे से ज्यादा लोगों को बस भगत सिंह पूछ लिया जाए, वो बता, उनमें भी केवल नाम ही जानते हैं, और ढंग की कोई बात पूछ ले तो उनको वो भी नहीं आती, बस भगत सिंह का नाम पता है। चलो चलें आगे, चलिए। क्या लिखा? पूर्वी बंगाल, चटगांव और राजशाही, ठीक है। वापस आ जाओ उधर, पश्चिमी बंगाल में राजधानी, राजधानी, पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। लिखो कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता। फिर आ जाओ उधर सामने, पूर्वी बंगाल के आगे राजधानी क्या है? ढाका, ढाका। चलिए आगे, चलिए। पश्चिमी बंगाल के नीचे लिखिए 4 करोड़ गैर बांग्ला भाषी, 4 करोड़ गैर बांग्ला भाषी। 4 करोड़ लोग कैसे थे? गैर बांग्ला भाषी। और उसी के नीचे लिखिए 1 करोड़ बांग्ला भाषी। एक करोड़ बांग्ला भाषी। उधर आ जाओ, पूर्वी बंगाल में क्या लिखेंगे? 1.8 करोड़ मुस्लिम, 1.8 करोड़ मुस्लिम, और 1.2 करोड़ हिंदू, 1.2 करोड़ हिंदू। पहले लिखवाया था 1.2 करोड़ हिंदू। चलें आगे, 1.2 करोड़ क्या है? हिंदू, ठीक बात। अच्छा, जहां आपने बंगाल विभाजन लिखा है, देखो कहां लिखा है? ऊपर ही ऊपर, फिर 2 एरो बनाया, तो उधर बंगाल का विभाजन जहां लिखा है वहां ऐसे लिखो, किसके आधार पर हुआ ये विभाजन? धर्म व भाषा के आधार पर। लिख लेना, धर्म व भाषा के आधार पर। पहलवान, धर्म व भाषा के आधार पर, ये लिखा है इधर आगे, धर्म व भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? धर्म व भाषा के आधार पर। चलो, किसके आधार पर? धर्म व भाषा के आधार पर। ये बंगाल विभाजन की रूपरेखा और उसके बारे में बात थी। केवल और केवल बंगाल विभाजन को पढ़ लो अभी,
बंगाल विभाजन को लेकर जितनी भी बातें की वो पढ़ो, बाकी की बातें नहीं पढ़नी, उनके बारे में चर्चा अपन फिर करेंगे। बंगाल विभाजन को पढ़ो केवल। हाँ जी सीमा जी, कुछ पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है? क्या पढ़ा आज? ठीक। और तो किस बारे में पूछूंगा जी? इसी बारे में पूछूंगा। रुको रुको, 1-2 मिनट, आते ही इतनी क्या आगत लग रही है? तोरण मारना कहीं? तोड़ना तो हाँ, तो 1 मिनट रुको। खड़ा करके पूछूंगा प्रश्न। पढ़ लिया? बंद करो बंगाल विभाजन। बंद करो, एक बार बताओ जल्दी। बंगाल विभाजन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? इसीलिए उसे बंगाल विभाजन का क्या माना जाता है? दोषी कह दो या अपराधी कह दो, माना जाता है ना। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? कर्जन के द्वारा। कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन करने के आधार क्या थे? अरे आधार पूछ रहा हूं। हाँ, धर्म और भाषा। क्या है? धर्म और भाषा, है ना। अच्छा, घोषणा कब की गई बंगाल विभाजन की? 19 जुलाई 1905। और घोषणा कब करनी, मतलब लागू कब करना था? 16 अक्टूबर 1905। और इसके विरोध में हमने क्या चलाया? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। कब? 7 अगस्त। ठीक है खानू, ठीक है, आगे चले। चलो फिर आगे की बात करते हैं। चलो फिर बात करते हैं आगे की। सुनो, यहां तक हमने बात कर ली थी, है ना। चलिए फिर आप मुझे बताइए, बंगाल विभाजन के बारे में लोगों को जागरूक करने का श्रेय किनको जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र और पीसी रॉय। बीच में नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलेगा कोई। क्या नाम है आपका? ना ना ना, हर्षित। कृष्ण कुमार मित्र की किताब कौन सी है जिनमें उन्होंने ये बंगाल विभाजन को रोकने के बारे में लिखा है? बहिष्कार, इज इट? पीसी रॉय की किताब कौन सी मैडम? पीसी रॉय
हाँ, अरे हितवादी या लोक हितवादी। मैंने बताया सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बंगाली, कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी और पीसी रॉय की हितवादी, बताया था। हाँ, फिर कहाँ तनाव लेने की बात है। चलिए फिर बताइए, बंगाल का जो विभाजन है वो दो तरह से किया गया, धर्म और भाषा के आधार पर। दो भागों में बंगाल को विभाजित किया गया। एक तरफ कौन सा? पूर्वी बंगाल, इस तरफ पूर्व होता है, कौन सा? और इस तरफ? अच्छा, पूर्वी बंगाल में कौन कौन सा एरिया है? पूर्वी बंगाल, राजशाही, चटगांव और उसकी राजधानी। पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजधानी। पश्चिमी बंगाल में बांग्ला भाषी लोग कितने? अरे सुन लिया करो, पहले 4 लिखा है तो 4 ही पूछूंगा। 4 करोड़। 1 करोड़ कितने? 1 करोड़। और गैर बांग्ला भाषी पूर्वी बंगाल में, तालियां एक बार इनके लिए जोरदार। इतने हतोत्साहित किस वजह से हैं आप, इतनी खुशी है? चलो, पूर्वी बंगाल में कितने लोग मुस्लिम थे, कितने हिंदू? 1.2। हाँ, अरे कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलो इतना ही पढ़ा, बाकी कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।